कक्षा 7। आज हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे, एक्सरसाइज 9.1। इसमें संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है। संख्या पद्धति में क्या है कि कई तरह की संख्याएं हैं। पहले तो हम इंसान जो है खाली प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानता था। पहले तो संख्याएं भी नहीं जानता था, जैसे गाय भेड़ बकरी अगर कोई चीज पालते थे हम, तो हम उनको गिनना नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे जब इंसान का दिमाग डेवलप होता गया, विकास होता गया हमारा, तो हमने कुछ संख्याएं सीखी। जैसे कि किसी के पास भेड़ होंगी तो उसने कहा अरे मेरे पास एक भेड़ है, फिर 2 भेड़ है, ऐसे करके प्राकृतिक संख्याएं काउंट होने लगी। तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं। कभी भी हम गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं गिनना। 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 3, ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब प्राकृतिक संख्या है। हम गिनना शुरू करते हैं जिनसे, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 9 से आगे कोई संख्या हो ही नहीं पाई। 9 से आगे फिर से उन्होंने एक गड्ढा बनाया, फिर 1, 2, 3, 4 फिर से काउंट करा, तो 10, 10, 9, 9 करके संख्या होने लगी। तो जो वो गड्ढा था वो एक 0 बन गया। तो ये 0 जब बना तो संख्याएं फिर पूर्ण हो गई। तो अब हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो पूर्ण संख्या कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, ऐसे तो फिर कई संख्याएं हो गई। फिर 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, फिर 100, 1000, 2000, 3000, मतलब कितनी संख्या है। 0 जो है उसके आगे तो हम लाखों, करोड़ों, अरबों, असंख्य संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनका विकास होता जा रहा है। फिर अब इससे भी ऊपर जाना पड़ा हमको, क्योंकि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो हमने पूर्णांक संख्याएं सीखी कि नीचे को जब हम जाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे। अगर हम गणित की भाषा में कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, और ऊपर को अगर हम जाएंगे, मान लो पहाड़ में चढ़ रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे। तो हमने यहाँ पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक बनाए। ठीक है, जैसे कि धन 5 या धन 7, ये सब धन पूर्णांक हो। और ऋण पूर्णांक अगर हम नीचे को जाएंगे कहीं पर, जैसे कि कुएं में हम नीचे को जा रहे हैं या फिर नीचे को सीढ़ी उतर रहे हैं, तो हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। जैसे ऋण 5, ऋण 9, ऋण 15, ऐसे कहेंगे, तो इसको ऋण पूर्णांक कहा। तो इससे क्या हुआ कि सवालों को हल करना या कोई भी चीज को हल करना हमारे लिए आसान हो गया। और फिर उसके बाद आई भिन्न संख्या, मतलब कि इन संख्याओं के टुकड़े, कोई हिस्सा, इसको कहते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, जैसे कि 2/3 या ऋण 4/5 या कोई भी 10/15, ये सब भिन्न संख्या है। हर और अंश के रूप में, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जैसे तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा बिंदी का पत्ता, ये एक बिंदी का पत्ता है। अब इसके देखो कितने हिस्से, एक बिंदी के पत्ते में 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये होती है ना, 15 बिंदियां होती। 15 बिंदी में से 5 बिंदी बची हैं और 10 बिंदियां खत्म हो गई हैं। तो हम कहेंगे इसको 5 बची हुई हैं, कितने में से? 15 में से। तो ये भिन्न संख्या होती है। ठीक है, इनको भिन्न संख्या, ये पूरा एक है, इसको हम पूरा एक कहेंगे, और ये उसके हिस्से हैं। तो ये भिन्न संख्या बन गई हमारी। 15 में से 5, तो 5/15 कहा हमने। ठीक है, तो इनको भिन्न संख्या, और ये जो भिन्न संख्या है इन्हीं को हम कहते हैं, इन ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो है, हम जैसे अनुपात होता है, जैसे हमने 1 कट्टा सीमेंट लिया और उसमें हमने 5 कट्टे रेता डाला मकान बनाने के लिए, तो हम कहते हैं 1:5। 1 कट्टा सीमेंट और 5 कट्टा रेता। और इसको हम अगर लिखेंगे भिन्न के रूप में तो हम लिखते हैं 1/5। ठीक है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसे कई संख्याएं हो सकती हैं जिनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही संख्याओं के बारे में आज हमने सीखना है। ठीक है, इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में और सरलतम रूप के बारे में, और उसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे कि समतुल्य परिमेय संख्या हैं, इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये जो प्रतिरूप है इसमें 4 और संख्या हमने लिखी है इसी की जैसी। देखो 3 का दुगुना करो तो 6 आता है,
और 5 का भी दुगना करो 10 आता है। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 6/10 जो है वो 3/5 के बराबर बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 3/1 है 3/5 और एक है 6/10। ठीक है, देखना है, देखो ये मैंने 5 हिस्से करे हैं एक रोटी के। ठीक है, ये इनमें से 3 टुकड़े अगर हम कहेंगे तो ये 3/5 हो गया। 3 टुकड़े हैं इसलिए 3/5, 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े हमें मिल रहे हैं सभी। ठीक है, अब इसी रोटी के हमने 3/5 के 10 टुकड़े कर लिए, 5 टुकड़ों के बदले 10 टुकड़े कर लिए इनके, ये टुकड़े बराबर होने चाहिए हैं। ठीक हो गया, अब इनमें से 6 टुकड़े हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा, देखो फिर उतने ही टुकड़े आए। तो 3/5 और 6/10 बिल्कुल बराबर है। इन संख्याओं को बोलते हैं समतुल्य संख्या। ठीक है, और ये सब एक जैसी परिमेय संख्या है, ये एक जैसे प्रतिरूप हैं। तो 3/5 और 6/10 सेम है, 3/5 और 9/15 भी सेम है, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आता है, 5 को भी 3 से गुणा करो तो 15 आता है। ठीक है ना, इसी के टुकड़े के और टुकड़े कर दिए हैं। तो 3 टुकड़े अगर इसके करें तो 5 के भी 3 ही कर रखे, हिस्से कर रखे, 3 3 9 और 5 3 15, सेम हो गया। 3 चक्को 12 और 5 चक्को 20। ऐसे ही हम आगे को इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 को 4 बार गुणा करके आप कहते हैं, 3 को 5 बार गुणा करें, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 3 पंजे कहेंगे तो 5 भी पंजे कहेंगे। ठीक है, और सबके आगे ऋण है तो यहाँ भी ऋण लगेगा। 3 छक कह देते हैं आपके, 3 छक 18 और 5 छक्का 30, दोनों ऋण हो जाएंगे। 3 सत्ते भी कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35 और 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40। मतलब कि ऊपर अगर हम एक संख्या से गुणा करेंगे तो नीचे भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो ये इनकी परिमेय संख्याएं निकलती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ भी करेंगे। देखो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये ऋण संख्या है इसलिए हर एक में ऋण लगेगा। ठीक है, और यहाँ 4 का देखो पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, 4 का दुगुना करा 8, 4 का तिगुना करा 12, 4 का चौगुना करा 16 है, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7 तो 4 सत्ते 28, 1 छक्का 6 तो 4 छक्का 24, 1 पंजे 5 तो 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो ये 4 संख्याएं मिल गई हमको। ठीक है, आगे इसको देखो ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 है, यहाँ भी ऐसे आएगा। देखो ये ऋण की संख्या, ऋण का जो चिन्ह है ये नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात होती है, ऋणात्मक पूर्णांक ही माना जाएगा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नीचे लगा रखा है, ये ऋणात्मक संख्या ही है। अगर दोनों ओर लगा होता तो हम कहते ऋण जो है वो कट जाएगा, एक ऋण दूसरे ऋण से कट जाएगा। जैसे कि ऋण 5/ऋण 6 है तो क्या होगा कि ये ऋण इस ऋण को कैंसिल कर देगा और ये जो है 5/6 संख्या बचेगी। 5/6 यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं परिमेय संख्या। लेकिन अगर एक ही जगह ऋण है, जैसे कि ऋण 5/6, तो ये जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या मानी जाएगी, एक जगह ऋण है क्योंकि। और ये ऋण चाहे ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ नीचे लगा है यहाँ ऊपर लगा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो 1 2 3 4 फिर क्या आना चाहिए, 5 6 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए। ठीक है ना, और नीचे ऐसे ही दुगने, देखो 4 के बाद 5 आया तो ये 1 पंजे 5 है समझो, तो 6 पंजे यहाँ पर कितना आना चाहिए, 30। यहाँ पर 1 छक्का 6 है तो नीचे भी 6 छक्का 36 हो जाना चाहिए। 1 सत्ते 7 हो तो 6 सत्ते 42 होना चाहिए, और 1 अट्ठे 8 है तो 6 अट्ठे 48 होना चाहिए। और क्योंकि सब ऋणात्मक संख्या है कहीं भी ऋण लगा दो। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे। हाँ, अब अगला है निम्नलिखित की समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। बस सेम यही चीज है, यही पर समतुल्य संख्या है, इसी तरीके का यहाँ भी कर देना।
ऋण 2/7 के समतुल्य क्या हुए, 2 का दुगना कर दो, 2 दूनी 4, तो 7 का भी दुगना करो, 7 दूनी 14, 2 का तिगुना कर दो, 2 तिया 6, 7 का भी तिगुना करो, 7 तिया 21, 2 का चौगुना करो, 2 चक्को 8, और 7 का भी चौगुना करो, 7 चक्को 28, 2 का 5 गुना करो, 2 का 6 गुना करो, तो जितना गुना यहाँ करोगे उतना ही गुना यहाँ करो, गुना में गुणा, 2 अट्ठे कहेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56। ठीक है, और क्योंकि ये ऋण संख्या है इसलिए हर जगह ऋण लग जाएगा, चाहे ऊपर लगाओ ऋण लगाओ, ऊपर या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 7 7 56, ठीक हो गया। ऐसे ही सेम ये भी होंगे, ये तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, यहाँ 5 का पहाड़ा लिख दो, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, 5 छक्का 30, 3 छक्का 5 सत्ते, तो 3 सत्ते। ऐसे ही यहाँ भी करना है, ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, ऋण 1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं लिखनी है। देखो परिमेय संख्याएं जो है ऋण 1 से 0 तक कितनी ही हो सकती हैं, जैसे एक रोटी के हम कितने हिस्से कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही ऋण 1 और 0 के बीच में कई संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, देखो ये हमने एक संख्या रेखा खींची। ठीक है, इसमें हम, क्योंकि ये ऋण 1 है तो ये 0 को हमने यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और ऋण 1 कहीं इधर कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ये ऋण 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में 5 संख्याएं लगानी है हमें, तो इसके बराबर हिस्से करेंगे हम, इसको 6 हिस्से कर लेते हैं, बराबर 6 हिस्से करना आसान होगा, तो हम इसके बराबर 6 हिस्से कर लेते हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये एक रोटी है समझ लो, उसके 6 हिस्से कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये 2 हिस्से करे, और उसमें भी 1 के 3 हिस्से, और इसके भी 3 हिस्से, हो गए 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 हिस्से का रखे ना, तो पहला वाला हिस्सा जो है 1/6 कहलाएगा, क्योंकि हम ऋण की ओर को जा रहे हैं इसलिए ऋण 1/6। दूसरा वाला हिस्सा ऋण 2/6, तीसरा वाला ऋण 3/6, चौथा वाला ऋण 4/6, पांचवा वाला ऋण 5/6। ये मैंने एक साथ नहीं लिखे कि ताकि तुम अच्छे से उसको देख लो। ठीक है, तो ये इनके बीच की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 हुई ना। तो 5, देखो अगर हम 100 इसके टुकड़े कर दें तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, कितनी 99 संख्या आ जाएंगी। और 100/100 यानी कि 100 को 100 से भाग दो, 100/100 संख्या यानी कि 100 से 100 को भाग दे, 1 आया, तो यहाँ 1 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसके 1000 टुकड़े भी कर सकते हैं, हम इसके लाख करोड़ अरबों टुकड़े कर सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या से दूसरे परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं, तो हमसे तो सिर्फ 5 ही पूछ रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच में भी कई संख्याएं हो सकती हैं, तो इनके पहले हमें हर समान करने पड़ेंगे। तो हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ रफ में कर रखा मैंने, 4/5 और 2/3 हमारे पास है, अभी हमने इसका चिन्ह नहीं लगा रखे। ठीक है, तो 5 और 3 इन दोनों को हम बना देते हैं 15। 5 को 3 बार गुणा करा तो 15 आ रहा है, 5 को 3 बार गुणा करा तो 15 आ रहा है, तो ऊपर वाले को भी हमने 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इस 3 को 5 बार गुणा करना पड़ रहा है, तो ऊपर वाले को भी हमें 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समतुल्य भिन्न बनाने में करा था हमने, सेम वैसा ही होगा। तो देखो 3 पंजे 15 हो गया यहाँ, और 4 तिया 12 हो गया ऊपर, और यहाँ 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10 हो गया। लेकिन अब हमको दिखाई दे रहा है कि 12 और 10 के बीच में सिर्फ 2 ही संख्या, एक ही संख्या आएगी। देखो 10, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, तो 10/15, 11/15, 12/15, हमें तो 5 संख्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस 15 के भी टुकड़े कर देते हैं, हम छोटे टुकड़े कर देते हैं। 15 को 2 कर दो तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को भी 3 से, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को भी 3 से करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, देखो 12 तिया 36, और यहाँ 15 तिया 45 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 10 तिया 30 और 15 तिया 45। अब देखो यहाँ काफी सारी संख्याएं मिल गई हमको।
ठीक है। 4/5 के बदले हमको मिला, अब ऋण लगा लेते हैं हम, 36/45। और 2/3 के बदले मिला हमको 30/45 ऋण संख्या। अब देखो इनके बीच में संख्या का लिखो। 30 यहां से शुरू करते हैं। 30 यहाँ पर क्या होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो ये खुद ही है। ठीक है, इनके बट्टे 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 करो और यहाँ पर हर जगह 45 आते जाएगा और सब जगह ऋणात्मक आते जाएगा संख्या। ठीक है, ऋण ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने 5 संख्याएं ढूंढी जो कि इनके बीच में हो सकती हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 36/45 जो है 4/5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऋण 4/5, दूसरी संख्या ऋण 35/45, तीसरी संख्या ऋण 34/45, तीसरी संख्या ऋण 33/45, अगली संख्या ऋण 32/45, अगली संख्या ऋण 31/45 और ये 30/45 क्या है, ये है। और अगली संख्या है ऋण 2/3। ठीक है, हम चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं और नहीं तो जो ओरिजिनल हमारे पास थी संख्या हम उनको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से हम इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगला देखो, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्न परिमेय संख्याएं निरूपित कीजिए। एक ही संख्या लेनी है, एक ही संख्या रेखा खींचनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, देखो 3/4, ऋण 5/8, ऋण 7/8 और 7/8 को एक संख्या रेखा पे दिखाना है। अब देखो इनके टुकड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो 4 ही टुकड़े हैं, इसमें 8 टुकड़े हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 8 हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनके टुकड़ों को समान कर लेते हैं, यानी कि हर को समान कर लेते हैं। अब हर को समान कैसे करेंगे हम, 3/4 और 5/8 और 7/4 और 7/8, इनको सबको 8 बना देते हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि 4 के पाड़े में 8 आता है, 8 के पाड़े में तो 8 है ही, इस 4 को भी 8 बना सकते हैं हम 2 से गुणा करके। तो हमने देखो इसको क्या करा, 2 से गुणा कर दिया जो 4 था, और इसको भी 2 से गुणा करा, सबके सब 8 बन गए। तो ये हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ ऊपर वाले को भी 2 दूना करा, 3 दूनी 6। 5/8 तो था ही 5/8, इसमें तो 8 है ही, है ना। नीचे भी 4 दूनी 8 करा अगली संख्या को, तो 7 दूनी 14 हो गया। और ये 7/8 तो था ही यहाँ पर, इसलिए अब सब संख्याएं बराबर हो गई। अब इसको हम एक संख्या रेखा पे बनाते हैं, देखें कैसे बनती है। ये हमने संख्या रेखा खींच ली, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक, इसलिए हम इसको बीच में 0 दिखाएंगे। ठीक है, इसमें एक साइड को हम बनाते हैं धनात्मक संख्याएं, थोड़ा बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, और अब देखो इसमें मैंने जरा दूर दूर ले ली संख्या, काफी जगह है, इतनी हमारे पास इतनी सारी जगह है, तो इसलिए मैंने दूर दूर ले ली। इधर को 0 के बाईं ओर को जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या आएंगी, और 0 की दाईं ओर को जाएंगे तो धनात्मक संख्या आएंगी। ये धन 1 है, ये धन 2 है, इसमें धन लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको धनात्मक संख्या ही मानते हैं वैसे भी। ठीक है, जब कोई चिन्ह नहीं होता। अब देखो 0 के इधर को जाएंगे, अब हमें हिस्से कितने करने हैं, अब 8 हिस्से करने हैं। ठीक है, 0 से 1 के हम 8 हिस्से करेंगे। 8 हिस्से तुम चाहो तो स्केल से कर सकते हो और चाहे तो अंदाजे से भी कर सकते हो, लेकिन बराबर होने चाहिए। देखो 2 हिस्से हो गए, फिर इनके भी 2-2 हिस्से हो जाते हैं, 4 हो गए, फिर हर एक के 2 हिस्से कर दो, हुए 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे हर एक के बना देते हैं 8 हिस्से। ठीक है, सबके 8-8 हिस्से हो गए। ठीक है, अब पहले वाला है हमारा 3/4, यानी कि 6/8। 3/4 और 6/8 सेम चीज है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो 6/8 ढूंढेंगे हम यहाँ पे। 6/8 धनात्मक है, तो धनात्मक इधर को चलेंगे। ठीक है, 1, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। 6/8 नहीं लगाना है हमने, यहाँ पर हो गया 6/8, यानी कि क्या है, 3/4। ठीक है, 6/8 कितना है, 3/4। इसको 3/4 ही लिखेंगे हम, 6/8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये और ये सेम चीज है। ठीक है, फिर है अगला 5/8, ये ऋणात्मक है, इसलिए हम 0 से इधर को जाएंगे।
ठीक है, 5/8, ये 1/8 है, ये 2/8 है, ये 3/8 है, ये 4/8 है, ये पांचवा हिस्सा 5/8 है, ऋण 5/8। ठीक है, अगला है ऋण 7/4। 7/4, 7/4 क्या था? ये 14/8 था, तो 14/8 ढूंढेंगे हम। ये तो 5/8 है, ऋण है हम, इसलिए 0 से इधर ही को चलना है। ये 5/8 है, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8। तो यहाँ पर हमारा आया 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8 और ये 14वां हिस्सा 14/8 हो गया। ठीक है, 14/8 यानी कि 7/4, तो हम इसको 7/4 ही हमने लिखना चाहिए, ऋण 7/4। ठीक है, क्योंकि 0 से बाईं ओर को आए हैं हम। ठीक है, ये वाला नहीं लिखेंगे, हम यही लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये भी लिखते हैं तो भी एक ही बराबर है, ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है, हम चाहे इसको 14/8 कह दें या 7/8, एक ही बात है। अगली वाली है 7/8, ये धनात्मक संख्या है, इसलिए हम 0 से दाईं ओर को जाएंगे। 7/8, अब इसमें 7/8 ढूंढे। 1/8, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 7वां हिस्सा जो है वो है 7/8, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो ये है 7/8। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या रेखा पर कोई भी संख्या, परिमेय संख्या खींची जाती है। ठीक है, नीचे वाली संख्याएं जो है वो हिस्सा है, और ऊपर वाली संख्या उस हिस्से में से मिलने वाला जो हमको पार्ट है वो है। ठीक है, जैसे 8 हिस्से करें, 8 हिस्से में से 5 हिस्सा हमको मिलेगा, ये है। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। मतलब कि इतने हिस्से करने हैं, एक टुकड़े, एक हिस्से, एक रोटी के समझो, या एक सेब के, कुछ भी समझ लो, उसके 8 टुकड़े करने हैं, जिसमें से 5 टुकड़े हमको मिलने हैं। ऐसा समझ करके ये जैसे 0 से 1 तक को हम एक रोटी मान लेते हैं, या 0 से ऋण 1 तक को हम एक रोटी मान लेते हैं, या एक सीढ़ी मान लेते हैं। तो उस तरीके से, उस हिसाब से फिर हम इनको निरूपित करते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, सरलतम रूप में लिखिए परिमेय संख्याओं को। 8/6, इसको सरलतम रूप कैसे लिखेंगे? इसका छोटे से छोटा टुकड़ा, जैसे कि उसको प्याज को छिलते हैं तो उसके अंदर से परत निकलती जाती है ना, 8/6 को भी ऐसे छोटा टुकड़ा करेंगे, जिसके बाद वो उसका छोटा टुकड़ा नहीं हो पाएगा। देखो 8 के टुकड़े हम करते हैं, 8 के टुकड़े कर रहे हैं, 2 से टुकड़े कर रहे हैं। 2 सबसे छोटी संख्या मानी जाती है ऐसे समय में काटने में। ठीक है, 2 चक्को 8, ये सीख लो। 2 चक्को 8, 8 के 2 हिस्से करे तो 4 आए। ठीक है, फिर से 2 से कर लो टुकड़े, 2 दूनी 4, तो 8 के टुकड़े क्या मिले? 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टे। अब 6 के टुकड़े करो, 6 के टुकड़े कर रहे हैं, 2 से ही काटो 6 को भी, 2 3 6। 3 के टुकड़े तुम नहीं कर सकते हो, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 को ऐसे रहने दो। तो क्या मिला हमको? 2 गुणा 3। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 3 6। ठीक है, समझ गए ना? अब इसके देखो क्या करना पड़ेगा हमको, ये रफ काम है, इधर वाला रफ काम है। ठीक है, अब देखो ये 2 ने ये 2 को काट दिया, ये 2 ये 3 को नहीं काट सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 2 दूनी 4 बचा ऊपर, और 3 बचा नीचे। तो ये छोटी से छोटी संख्या है, सरलतम रूप है इस संख्या का, इससे छोटा नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ऋण लगा देंगे हम। ठीक है, इस ऐसे ऋणात्मक सरलतम रूप में बदला जाता है किसी भी संख्या को। ठीक है, ऐसे ही 25/45 को भी करेंगे। तो 25 के भी हिस्से करना सीख लो, ये हिस्से तो करना तुम्हें कक्षा 8 में भी काम आएगा। 25 के टुकड़े करेंगे हम 5 से, 5 पंजे 25, क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है, 2 के पहाड़े में तो आता ही नहीं है। तो 25 के टुकड़े हमने क्या किए? 5 गुणा 5। ऐसे ही 45 के भी टुकड़े करते हैं हम, 45 के टुकड़े करो, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 नम 45, 5 और 9 की गुणा करो, देखो 45 आता है ना, ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर 9 जो है वो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 9,
ठीक है, तो 45 के टुकड़े क्या बने, 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो काट दो जो चीज कट रही है, इस 5 ने इस 5 को काट दिया। ये 5 इनका मौसो है, ये 2 इनका मौसो था। मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक, जो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं में आ रही है, वो 2 थी, ये हट गया तो जो बचा वो सरलतम रूप है, ये हट गया तो जो बचा वो सरलतम रूप है। ठीक है, ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 3 तिया 9, ये इसका सरलतम रूप है। ऐसे 8/10 को भी करेंगे। 8 के टुकड़े तो तुमने देखे ही, क्या है 8 के टुकड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 10 के टुकड़े भी कर लो। 10 के टुकड़े 2 से काटो, 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10 होता है क्योंकि, और 5 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, 5 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 गुणा 5 जो है ये 10 के टुकड़े हो गए। अब देखो ये 2 ने 2 को काट रखा है, तो ऊपर क्या बचा, 2 दूनी 4 और नीचे बचा है 5। ये 4/5 इससे छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ पर भी ऋण लगाएंगे। तो ये जो है इनके सरलतम रूप हैं। किनके सरलतम रूप हैं, ये जो क्वेश्चन हमको दिए थे, ये जो क्वेश्चन वाली संख्या है इनके सरलतम रूप ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सरलतम रूप में इनको बदलेंगे। ठीक, अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, संकेतों बड़ा छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो बड़ा कौन बड़ी संख्या है, देखो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ऋणात्मक संख्या होती है वो हमेशा छोटी होती है। ठीक है, और जो धनात्मक संख्या होती है बड़ी होती है, यानी कि 2/3 बड़ा है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, ये वाला चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखो 4/5 और 5/7, इसको बिना चिन्हों के देखो, दोनों ऋणात्मक संख्या है, इसलिए अभी चिन्हों को मत सोचो। अब देखो पहले हम इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की, पहले इन दोनों की गुणा होती है। ठीक है, 4 सत्ते और उसको यहाँ लिखते हैं, 4 सत्ते 28 और 5 की 5 से गुणा करो, और 5 पंजे 25, इसके नीचे लिखो। बताओ 28 बड़ा कि 25 बड़ा, 28 दिखाई दे रहा है बड़ा, दिख रहा है ना, लेकिन दोनों ऋणात्मक है, अब लगाओ इसमें ऋण। ठीक है, और एक चीज ध्यान दो कि जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उनमें जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी मानी जाती है, यानी कि 25 बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे ये। ठीक है, अगला वाला, इसका अगला वाला था 3rd नंबर का 7/14, 7/8 और 14/16, ये कैसे हैं, कौन बड़ा है इनमें से। ठीक है, ठीक वही पहले वाली की तरह करेंगे। देखो 7 से 16 को गुणा करो, 16 सत्ते, ठीक है, 16 का पहाड़ा आता होगा, नहीं आता होगा तो याद करो, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 और 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, और 14 और 8 की गुणा करेंगे तो 14 भी 112 आता है, तो दोनों 112 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भिन्न जो है वो बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इनको देखना है, कैसे देखना है, बस मैं तुम्हें एक ही तरीका बता रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज न हो जाओ। तरीके कई हैं जिससे कि पता लग जाए कि ये भिन्न बड़ी कि ये भिन्न बड़ी। ठीक है, लेकिन एक ही तरीका अभी बता रही हूँ तुमको, आगे को आने वाले समय में तुम्हें और भी तरीके तुम्हें पता लगेंगे। ऐसे ही देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और कहाँ से शुरू करेंगे, पहले वाली भिन्न के अंश से। ठीक है, इसकी गुणा करी इससे, यहाँ पर लिखा, और फिर इसकी गुणा करी इससे और उसके नीचे लिखा। देख लिया दोनों में से कौन बड़ी संख्या है। जब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या दिखाई देती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है, यानी कि ऋण 25 बड़ा है, ऋण 28 छोटा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो 0 है और ऋण 7/6 है, तो पहले संख्या आती है 0, उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं शुरू होती हैं, इसका मतलब 0 बड़ा है, तो यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब अगला है निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। आरोही का मतलब क्या होता है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी, जैसे कि 1, उसके ऊपर दूसरी बड़ी 2, फिर उसके ऊपर और बड़ी 3, ऐसे फिर बड़ी 4, ये आरोही क्रम होता है। ये ऊपर को चढ़ते जा रहे, पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, इसका मतलब इनमें जो
सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले आएगा और सबसे छोटी होगी वो नहीं, सबसे छोटी होगी वो पहले आएगी और सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। अब देखो इनको देखते हैं कि संख्या रेखा में कैसे लगी हुई है। ठीक है, तो ये 0 है, इसके मैंने यहाँ पर कोई ये एक ऋण 1 हो गया। ठीक है, इसके देखो तीनों के 5-5 हिस्से हैं, तो 5 इस एक रोटी के 5 टुकड़े बना लेते हैं। रोटी मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि एक रोटी के 5 टुकड़े अगर बराबर बराबर करें हम तो कैसे बनेंगे। देखो ठीक 5 टुकड़े हो गए, तो पहले वाले नंबर पे आएगा ऋण 1/5। ये पहला वाला टुकड़ा है तो यहां से यहां तक एक टुकड़ा है तो 1/5 हो गया। 2 टुकड़े हो गए तो ये 2/5 हो गया, तो ऋण 2/5 यहाँ पर आ गया। 3 टुकड़े हो गए तो ये 3/5 हो गया, ऋण 3/5। 4 टुकड़े हुए तो 4/5 और 5 टुकड़े हुए तो 5/5। 5/5 यानी कि 5 से 5 कटेगा, 5 से कटेगा 5 यानी कि क्या आएगा, 5 से 5 कटा एक बार यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया और 1 यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे उस बाद ये है और सबसे छोटी ये है। तो आरोही क्रम में क्या बताया था मैंने अभी कि जो सबसे छोटी संख्या है पहले होगी और उससे बड़ी उसके आगे होगी, तो सबसे छोटी है ये, मतलब कि ये खुद ही आरोही क्रम में लगे हुए हैं, यानी कि ये ही आंसर है। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लगाएंगे आरोही क्रम, यानी कि ऋण 3/5 पहले, फिर उसके बाद ऋण 2/5 और उसके बाद ऋण 1/5। ठीक है, बस हो गया आंसर ये हमारा, ये खुद ही लगा हुआ था। ऐसे ही अगला है 1/3, ये भी ऋण का है। ठीक है, और ऋण 2/9 और तीसरा ऋण 4/3। अब इसमें देखो तीनों के हर जो है वो समान नहीं है, तो इनको समान करना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए कि टुकड़े जब बराबर होंगे तभी समझ में आएगा ना। जैसे एक सेब के तुमने 4 टुकड़े करे और एक सेब के 2 ही टुकड़े करे, मान लो माँ तुम्हें बांट रही, मान लो एक सेब के 4 टुकड़े कर दिए माँ ने और एक सेब के 2 ही टुकड़े करे, और माँ कह रही है कि एक टुकड़ा तू ले ले, भाई से कह रही है एक टुकड़ा तू ले ले और बहन से कह रही है दूसरे सेब का एक टुकड़ा तू ले ले। क्या तुम ले लोगे दोनों, एक एक पकड़ लोगे? ये तो ले लेगा बड़े मजे से क्योंकि इसके पास तो बड़ा है, और ये बिल्कुल नहीं लेगा, कहेगा उसको तो बड़ा टुकड़ा दिया। तो इसलिए इन हरों को समान करना पड़ता है, टुकड़ों को समान करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी गणित के उसमें भी बहुत जरूरी है। तो हर समान करेंगे तो हम देखो ये 3 और ये 3, इन दोनों को समान करते हैं, ये 9 बना देते हैं। तो इस 3 को भी 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर कर रखा है देखो मैंने, 4/3 को भी 3 से गुणा कर रखा, ऊपर 3 से करेंगे तो नीचे भी 3 से करेंगे। ये तो 2/9 है ही, ये तो 9 खुद है ही है, और 1/3 को भी 3 से ही गुणा करेंगे तभी 3 9 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही जगह हमने यहाँ पर भी 3 से गुणा करा है दोनों को, और यहाँ पर भी दोनों को 3 से गुणा कर रखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे वाली संख्या को हम जिस अंक से गुणा करके दूसरी संख्या के बराबर बनाते हैं, सेम वही चीज से गुणा ऊपर वाली संख्या को भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया देखो, 3 कम 3 और नीचे 3 3 9 आ गया, माइनस के हैं। ठीक है, दूसरी तो खुद ही थी ऋण 2/9, उसमें तो 9 था ही, और तीसरी बनी हमारी 4 3 12 और 3 3 9। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये तीनों के 9 टुकड़े हो गए। अब खुद तुम समझ सकते हो कि कौन सा बड़ा होगा। मैंने क्या बताया था कि जो छोटा दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ा होगा, यानी कि 2/9 सबसे बड़ा होगा, है ना। 3/9 उससे बड़ा होगा, 12/9 सबसे बड़ा होगा। जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटा होगा क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, समझे। तो 12/9 वाली संख्या कौन है, 4/3, तो यानी कि 4/3 सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो अंक दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा है, यानी कि 12/9 कहाँ से आया, 4/3 से। तो 4/3 सबसे पहले आ जाएगा, ऋण 4/3 आ गया, और उसके बाद कौन आएगा बताओ, ये वाला। ठीक है, 12 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो ऋण 3/9 अभी आएगा। 3/9 किससे आया है, 1/3 से, तो 1/3 लिखना चाहिए हमको यहाँ पर। ठीक है, 1/3 ऋण 1/3।
और अगला क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये ऋण 2/9, ठीक है। ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ी संख्या। तो ये आरोही क्रम हो गया हमारे इन भिन्नों का, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब हम बढ़ते जाते हैं उसी को आरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी है, देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो जैसा ये मैंने अभी कराया था तुमको, उसी तरह का एक ये भी है कि 2/3 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है। तो हम कैसे करेंगे, ये अंश से शुरू करेंगे, पहले वाले अंश से। 2 की 2 से गुणा करी, 2 दूनी 4 यहाँ पर लिखा, और 3 की 5 से गुणा करी, 3 पंजे 15 यहाँ लिखा। अब देखो किसके नीचे ज्यादा है, 15, 5/2 के नीचे, यानी कि 5/2 संख्या हमारी बड़ी है और 2/3 संख्या छोटी है, क्योंकि उसके नीचे छोटी संख्या दिखाई दे रही। ये सब हम रफ में करेंगे। बस हम क्या लिखेंगे आंसर में, 2/3। जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये 2/3 और 5/2 है ना। ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। तो देखो 2, यहाँ अंश से शुरुआत करेंगे, 2 से 2 की गुणा करी, 2 दूनी 4 आया। ये जो मैं नीचे लिख रही हूँ ये सब रफ काम है, और 3 से 5 की गुणा करी, 3 पंजे 15 आया। क्योंकि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं इसलिए जो बड़ी है वही बड़ी होगी, ठीक है। तो ये 15 यानी कि 5/2 बड़ा है, ठीक है ना। तो जो हम चिन्ह लगाते हैं तो बड़ी वाली संख्या की ओर को ऐसे ओपन वाला एरिया रखा जाता है, ओपन वाला हिस्सा, और जो बंद वाला हिस्सा है वो छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये इस यानी कि 5/2 बड़ा है, 2/3 छोटा है, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है कह रहे हैं, तो 5/2 बड़ी है, हम आंसर ये लिखेंगे। ऐसी 5/6 और 4/3 दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो इनको कैसे करेंगे, देखो, ऋण 5/6 और दूसरी है ऋण 4/3। इन दोनों में से देखो कौन संख्या बड़ी है, वैसे ही करेंगे। अंश से हर की गुणा करेंगे, 5 3 15 आ गया ऋण, और 6 की 4 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 आ गया, ये भी ऋण का, ठीक है। अब देखो दोनों में से कौन बड़ी है, दिखाई तो 24 दे रहा है लेकिन ये ऋण है। तो ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है कि जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है, यानी कि ये संख्या बड़ी है, यानी कि 5/6 संख्या बड़ी मानी जाएगी। और बड़ी मैंने क्या कहा था, किसकी ओर को ओपन होगा, जो संख्या बड़ी है, और क्लोज कहाँ को होगा, ये एरो जो छोटी संख्या है उस साइड को क्लोज होगा। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने। जैसे 3/4 2/3 है, देखो दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो 3 की 3 से गुणा करिए, 3 3 9 हो गया, 4 की 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो गया। तो दोनों में से कौन बड़ा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है इसलिए कौन होगा बड़ा, जो छोटी है वो बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि 2/3 संख्या बड़ी मानी जाएगी, 3/4 छोटी मानी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे परिमेय संख्याएं वगैरह हम सवाल करेंगे। ओके, बाय बेटा।